जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे थे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की, और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने उसके ऐतिहासिक परिदृश्य को देखा और उसके पश्चात वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली रही है उसको देखा। फिर उसके बाद शिक्षा को अर्थ को जाना, जिसमें दो बातें निकल के आती हैं, एक तो परा और दूसरा अपरा। परा का मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ ब्रह्म का ज्ञान, उपासना, हवन या ईश्वर के प्राप्त करने के या मोक्ष को प्राप्ति के साधन की चर्चा की जाती है। और जहाँ पर हम बात करते हैं अपरा की, वहाँ पर व्यवहारिक सामाजिक संगठन की, या कह सकते हैं कि उसको व्यवहारिक जीवन कैसे जीना है उसकी चर्चा की जाती है। और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आज समझेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसा कि अगर वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, जिसमें पहला है कि शिक्षा प्रणाली क्या रही है। वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या रही है। तो यहाँ पर वैदिक कालीन जब हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपने माता पिता से अलग गुरुकुलों में जा कर के शिक्षा ग्रहण करते थे, और वहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण गुरु कराता था वो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा शिक्षा ग्रहण कराया जाता था। कभी कभी आप देखेंगे तो कथा वाचन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता था, जिसके द्वारा, और वो भी कथा वाचन मौखिक रूप से ही कराया जाता था, जिसमें बच्चे चिंतन मनन स्वाध्याय करते थे। और कभी कभी शिक्षा प्रणाली में हम ये भी देखते हैं कि वाद विवाद, कथावाचन और गृह कार्य का भी चर्चा देखने को मिलता है। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि उस समय भी बहुत सारी विधियां और प्रविधियां शिक्षा प्रणाली में प्रचलित थी। ठीक है, दूसरी बात जब हम करते हैं तो विशेषता समझ में आता है शिक्षण संस्थाएं की। तो शिक्षा प्रदान करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि गुरुकुल हुआ करता था, गुरुकुल का जो सेंस था वो आपका गांव से दूर एक शांत वातावरण में, जहाँ पर कह सकते हैं कि कोलाहल से बिल्कुल भी दूर एक सुंदर वातावरण रहता था, जंगल के नज़दीक। वहीं पे रह कर के बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे, स्वाध्याय करते थे, मनन करते थे। और वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल मौखिक दी जाती थी, और समय समय पर और भी तमाम शिक्षण पद्धतियों का, प्रणालियों का प्रयोग करके शिक्षा ग्रहण कराया जाता था। और वहाँ पर जो संस्थाएं हुआ करती थी, आप देखेंगे तो एक तो नाम आता है गुरुकुल का, और गुरुकुल के अलावा दूसरा नाम आता है ऋषि आश्रम का। ठीक है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जिसमें कह सकते हैं कि पहला जो जिक्र आता है वो गुरुकुल प्रणाली की, एक गुरुकुल प्रणाली था। ठीक, दूसरा जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपका ऋषि आश्रम। ठीक है, ये दो कहीं ना कहीं उस समय शिक्षण संस्थाएं थी, जहाँ पर बच्चा अपने घर को त्याग करके यहाँ पर आकर के गुरुओं के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता था, विद्या ग्रहण करता था। ठीक है, तो ये हुआ करते थे। उसके साथ साथ एक गुरुकुल हरिद्वार के नाम से आता था, वहाँ पर भी शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी बच्चों को। और उच्च अगर क्षेत्रों की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एक परिषद सम्मेलन था, जो तीसरा संस्थान के रूप में देखने को मिलता है, परिषद सम्मेलन, जहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात राजा महाराजा अपने राज दरबारों में
बुलाते थे और शास्त्रार्थ कराते थे। ठीक है, तो ये भी परिषद सम्मेलन का नाम आता है। एक आपको और भी जो बहुत ही प्रचलित शिक्षण संस्थाएं देखने को मिलती थी उस समय, वो था, इसमें पॉइंट लिख दे रहे हैं चौथा, वो है विश्व भारती के नाम से शिक्षण संस्था है। और ये जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फैला हुआ था, जहाँ पर बालक अपने घर का त्याग करके शिक्षा ग्रहण करता था। तो ये मुख्यतः कुछ ऐसे शिक्षण संस्थाएं हैं जहाँ पर गुरुओं के द्वारा ज्ञान दिया जाता था और शिष्य वहाँ पर जाकर के ज्ञान को ग्रहण करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ भी जिस तरीके से वर्तमान समय में बहुत सारे पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है, ठीक उसी तरीके से उस समय में भी बहुत सारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे विषयों का कह सकते हैं। मैं यहीं पे नाम लिख दे रहा हूँ कौन कौन से पाठ्यक्रम उस समय सम्मिलित थे। तो पहला तो एक राजनीतिक विज्ञान चलता था, या फिर इसको बोलते हैं राजनीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। ठीक, उसके बाद जो दूसरा आपका पाठ्यक्रम था वो था समाज शास्त्र, या हाँ समाज शास्त्र बोलते हैं, सामाजिक शास्त्र भी बोला जाता है। तो दूसरा हो जाता है समाज शास्त्र। ये भी काफ़ी प्रचलित था, जो पहले से ही वैदिक काल से ही चला आ रहा है। आज भी हम समाज शास्त्र के विषय के रूप में पढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण विषय था राजनीतिक शास्त्र, दर्शन, समाज शास्त्र और उसके साथ साथ एक दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र के रूप में भी हम विषयों का अध्ययन करते थे। उसके साथ आप देखेंगे तो व्याकरण भी था। व्याकरण का भी ज्ञान बच्चों को ऋषियों के द्वारा कराया जाता था, जहाँ पर शुद्ध वाचन कराया जाता था बच्चों से। ठीक, तो व्याकरण था। उसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र एक था। ज्योतिष शास्त्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये तो हो गए आपके महत्वपूर्ण 5 विषय, ये 5वां रख देते हैं। इसका ज्ञान कराया जाता था, पाठ्यक्रम में सम्मिलित था। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो नृत्य की बात आती है, अगर लिख देते हैं यहीं पे, नृत्य भी सिखाया जाता था, संगीत भी सिखाया जाता था, गायन भी सिखाया जाता था। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं प्रचलित था। एक और आता है इसी के साथ साथ देखेंगे तो कला का भी यहाँ पर विस्तार आपको देखने को मिलता है। इन सबके साथ एक अभिनय की भी मतलब प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो अभिनय का भी उस समय पाठ्यक्रम में सम्मिलित था। ठीक है, तो अभिनय भी कराया जाता था। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे तो उस समय स्वास्थ्य की भी शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा की शिक्षा कह सकते हैं आज वर्तमान समय में शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो चिकित्सा की सुविधा या कह सकते हैं कि उस समय शिक्षा प्रदान कराई जाती थी बच्चों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उस समय जो पाठ्यक्रम था वो कैसा था? राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जाता था, समाज शास्त्र पढ़ाया जाता था और दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाता था, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था। इसके अलावा नृत्य, संगीत, गायन, कला, अभिनय, इन सबों का शिक्षा दिया जाता था। उसके साथ साथ स्वास्थ्य की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें तमाम प्रकार की जड़ बूटियों का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके पश्चात आपका जो आता है वो है परीक्षाएं। ठीक, तो परीक्षाओं के लिए आप देखेंगे तो उस समय जो प्रचलित था कि प्रतिदिन जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों का, वो पढ़ाने के पश्चात पूछा जाए। ठीक है, और जब पूछ लिया जाता था तो उनका उन्हीं के परीक्षा के रूप में मूल्यांकन कर लिया जाता था। जब दूसरे दिन वो पढ़ने आते थे तो कल या पिछले दिन जो पढ़ाया गया था उसको पूछा जाता था। उसके बाद ये नई जो टॉपिक या व्याख्यान होता था, कथावाचन होता था,
वो पूर्व का पूछने के पश्चात स्टार्ट किया जाता था। तो इस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन या कह सकते हैं कि परीक्षाएं ली जाती थी। ठीक है, परीक्षाओं की भी व्यवस्था थी। अनुशासन, अनुशासन के रूप में कह सकते हैं कि उस समय जो प्रणाली थी वो गुरु और शिष्य में एकदम पिता पुत्र जैसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, व्यवहार आचरण किया जाता था। लेकिन अगर छात्र के द्वारा कोई गलतियां होती थी तो दंड का प्रावधान वहाँ पर नहीं था, बल्कि स्व अनुशासन की बात की जाती है। किसकी? तो यहाँ पर जब अनुशासन की बात की जाती है तो स्व अनुशासन बोलते हैं उसको, या फिर स्व अनुशासन बोल सकते हैं, स्व ही लिखते हैं। क्या में देखने को मिलता है? स्व अनुशासन देखने को मिलता है बच्चों में। तो ये पश्चाताप की भावना कहीं ना कहीं बच्चों में पाई जाती थी। जो भी वो अगर गलत कर्तव्य करते थे या गलत उनके द्वारा कुछ भी कार्य हुआ करता था तो उनमें स्व अनुशासन पाया जाता था। ठीक है, कोई दंड का प्रावधान देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में बहुत ही प्रेम था, स्नेह था, पिता पुत्र जैसा बिल्कुल एक दूसरे के बीच में संबंध पाया जाता था। तो इसलिए वहाँ पर ऐसा दंड का कोई भी जिक्र देखने को नहीं मिलता है हमारे इतिहासकारों का। ठीक है, स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा की जब हम वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली में देखते हैं तो जितना पुरुषों को शिक्षा का अधिकार था उतना ही कहीं ना कहीं स्त्रियों को भी शिक्षा लेने का स्वतंत्र अवसर दिया जाता था। जो स्त्रियां शिक्षा लेना चाहती थी तो वहाँ ऋषि आश्रम में देखेंगे तो गुरु माताएं रहती थी, उनके द्वारा शिक्षा स्त्रियों को भी दिया जाता था। लेकिन क्योंकि ये गुरुकुल जो होते थे, ऋषि आश्रम जो होते थे, वो गांव से दूर हुआ करते थे, शांत वातावरण में हुआ करते, तो इसलिए बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसी इस समय में वैदिक युग में कि कुछ स्त्रियां जाकर के शिक्षा लेती रही ना। तो कुछ ऐसे नाम आते हैं, जैसे माता अनसुईया का नाम आता है, सीता का नाम आता है, माँ सीता का भी नाम आता है, ऐसे बहुत सारी हैं। ऋषि कन्याएं भी ऐसी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये शिक्षा दीक्षा लेने का काम किया है। तो वैदिक काल में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा स्त्रियों के लिए भी प्रावधान था, स्वतंत्र था। लेकिन ये अलग बात है कि ये जो शिक्षा या शिक्षण संस्थाएं थी वो हमारे थोड़ा दूर होने के कारण बहुत कम ये नाम देखने को मिलता है स्त्री और पुरुषों के अनुपात की जब हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि स्त्री शिक्षा, तो स्त्री शिक्षा में कहीं ना कहीं स्वतंत्र अवसर दोनों स्त्रियों को दिया जाता था। गुरु शिष्य संबंध ना, तो मैं बार बार मेरे व्याख्यान में आप सुने कि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध था ना वो पिता पुत्र का संबंध था, देखने को मिलता है। कैसा संबंध था? तो पिता पुत्र जैसा संबंध देखने को मिलता है। पिता के अपने कर्तव्य होते हैं और पुत्र के अपने कर्तव्य होते हैं। तो पिता मतलब यहाँ गुरु के अपने कर्तव्य होते थे कि बच्चों को क्या करना, पहले काम तो शिक्षा दीक्षा देना, ठीक, फिर उसके पश्चात उनके रहने की व्यवस्था करना, उसी गुरुकुल में ही उनको रहने की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, और उसके साथ साथ उनके वस्त्रों की भी व्यवस्था करना। तो ये बहुत और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर उस समय वो बीमार हो जाते हैं तो उनका औषधियों का और पूरा देखभाल करना पूरा का पूरा उत्तरदायित्व गुरु का होता था, क्योंकि वो माता पिता के पास नहीं रह रहे हैं, तो बाल्यावस्था में ही है, तो वो उन बच्चों का पूरा देखभाल करने का जो उत्तरदायित्व था वो किस पे था? वो पिता कह सकते हैं या कह सकते हैं कि गुरु पर था। ठीक उसी तरीके से शिष्य के अपने उत्तरदायित्व थे। गुरुओं के लिए स्नान की व्यवस्था करना, जल की, फिर उसके बाद उनके हवन के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करना, गुरुओं के साथ जाकर के भिक्षा मांगना और उनके आज्ञा का पालन करना। तो ये दिखाता है कि उस समय में जो गुरु और शिष्य का संबंध था वो बहुत ही स्नेहपूर्वक था, तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, आज की तरह नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का जो संबंध था वो बहुत ही स्नेहपूर्वक था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया वैदिक युगीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं। ठीक, उसके बाद है वैदिक युगीन शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं।
तो कौन कौन से उद्देश्य रहे हैं? तो जो पहला उद्देश्य देखने को मिलता है वो है पवित्रता की भावना का विकास करना। इसका पवित्रता की भावना का विकास करना। तो जो गुरु है वो बच्चों को अपने ज्ञान के द्वारा उनमें ऐसी विद्या या ज्ञान देना जिसमें वो क्या हो जाए, आचरण अच्छा करने वाला हो, पवित्र हो। तो उसमें ऐसी भावना कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उस समय कराई जाती थी, शुद्ध आचरण करने का, तभी वो पवित्रता की भावना कहीं ना कहीं बच्चों में आ पाती थी। और छोटे बच्चों में जब ये शुरुआत में ही जब ये बात डाल दी जाती है, चोरी नहीं करना है, दूसरों की सहायता करना है और अपने से बड़ों को कहीं ना कहीं आदर देना है, छोटे को सम्मान देना है, ये आचरण जब बच्चों को शुरुआत में ही दे दिया जाता है तो उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पवित्रता अपने आप धीरे 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 उन बच्चों में आई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं पहला उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद है चरित्र निर्माण में सहायक। तो बच्चों के अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण भी करना कहीं ना कहीं उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अध्यापक या कह सकते हैं गुरु उस समय खुद चरित्रवान होता था और उसके बाद अपने बच्चों में भी वो चरित्र निर्माण करना चाहता था। तो इसलिए वैसी शिक्षा भी देता था जिसमें अच्छे चरित्रों का, अच्छे गुणों का कहीं ना कहीं वास हो सके। तो इसलिए उसमें चरित्र का विकास किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरा उद्देश्य व्यक्तित्व के विकास में सहायक। जब बच्चे के अंतर्गत पवित्रता हो, अच्छे चरित्र हो, तो उसका व्यक्तित्व भी उसी तरीके से होता है, पर्सनालिटी भी उसी तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होती चली जाती है। जब बच्चा पहले ही बाल्यावस्था में ही जान गया कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है ना, और किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, दुख नहीं देना है, कष्ट नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो विकास हो रहा है वो उसी तरीके से हो रहा है। तो व्यक्तित्व का भी विकास में सहायक होता है। ठीक, सामाजिक भावना का विकास करना। जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि एक दूसरे का सहयोग की भावना हो, ऐसे समाज का वो निर्माण कर सके कि जहाँ भी रहे वो अच्छे व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो सामाजिक भी भावना डेवलपमेंट की जाती थी, एक दूसरे का जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उस समय काल में गुरु के हवन के लिए व्यवस्थाएं जो करनी थी, तो सभी शिष्य जो है जाते थे लकड़ियों को तोड़ने के लिए। भिक्षा मांगना रहता था तो कुछ जो शिष्य थे वो भिक्षा मांगने का काम करते थे, तो कुछ शिष्य साफ सफाई का करने का काम करते थे, तो कुछ शिष्य जो है वो जल आशा लाने का काम करते थे। तो ये बहुत सारी क्रियाएं जो बढ़ती हुई थी, तो उस तरीके का बच्चे का विकास भी हो रहा था, व्यक्तित्व का विकास भी उसी तरीके से हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सामाजिक भावना का भी विकास हो रहा था, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कार्य करने की भावना भी विकसित हो रही थी। उसके बाद है ईश्वर की भक्ति व धार्मिक भावना का विकास करना। यहाँ पर यह है कि जो ईश्वर क्या है, मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना, ब्रह्म क्या है, इसका भी ज्ञान देना। ठीक, उसके साथ साथ भक्ति भाव, पूजा पाठ, अनुष्ठान, उपासना करना, ये सब भी, और उसके बाद धार्मिक भावना का विकास भी करना है। ठीक, तो ये भी विकसित किया जाता था। फिर उसके बाद है मोक्ष प्राप्त करने पर बल। इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक युग में मोक्ष प्राप्त करने पर विशेष प्रकार से बल दिया जाता था। अब उसके लिए वो सारे कहीं ना कहीं अच्छे कर्तव्यों का निर्वहन अगर बालक करता है तो कहीं ना कहीं अंतिम में उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इस पे विशेष बल दिया जाता था। और विशेष जहाँ पर बल देने की बात हो तो ये बार बार एहसास बच्चों को दिलाया जाता था कि अनैतिक कर्तव्यों को नहीं करना है, नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती। तो उस तरीके से उनके कार्य भी होते थे। ठीक है, अब लास्ट में है कि भावी जीवन जीने की शिक्षा। सब करने के बाद तो आपको कहीं ना कहीं भावी जीवन किस तरीके से जीना है ताकि आपका जीवन जो है वो सुखमय रहे, ये जीवन जीने के लिए भी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कृषि की शिक्षा, पशुपालन की शिक्षा कह सकते हैं, वानिकी की शिक्षा,
और उसमें और भी बहुत सारी थी, जिसमें हम कह सकते हैं अपने मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, ये सब सारी चीज़ें दी जाती थी, जिससे अपने जीवन को मनोरंजन आनंददायी बना सके। तो जीवन जो है कैसे जिया जाए या किस तरीके से जीना है, उसकी भी शिक्षा बालकों को दिया जाता था। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट है बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। इसको उतार लीजिए आप लोग, नोट्स के रूप में बस हेडिंग नोट कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि वैदिक युगीन कालीन शिक्षा में शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी। तो व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो दो प्रकार की व्यवस्था देखने को सामने आती हैं। एक तो प्राथमिक व्यवस्था, जिसको हम प्रारंभिक व्यवस्था भी कह सकते हैं, और दूसरा है उच्च व्यवस्था या उच्च शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, तो पहला है प्राथमिक शिक्षा। तो वैदिक युग में जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें सामान्य शिक्षा की बात की जाती है। तो प्राथमिक शिक्षा में आप देखेंगे तो ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में जब देखा जाता है तो ये कहा जाता है, या फिर आप देखेंगे तो ग्रंथों में जिक्र है और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है ये, कि उसमें ब्राह्मणों का कोई आधिपत्य नहीं था। जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि प्रारंभिक शिक्षा में ब्राह्मणों का कोई आधिपत्य नहीं था। अच्छा, इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि धर्म ग्रंथों में इसका विवरण न दे करके प्राथमिक शिक्षा की क्या किया है, उपेक्षा भी देखने को मिला है, ये कहते हैं। और एक नाम आता है जो कि डॉक्टर संतोष दास का। संतोष दास कहते हैं कि शायद यही रीजन रहा है जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा में जो ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत हीन दृष्टि से देखा हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ग्रंथों में इसका जिक्र नहीं किया हुआ है, जो आगे चल कर के उत्तर वैदिक काल में ये बहुत ही विडंबना देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, तो प्रवेश देखने को मिलता है। ये तो हो गया सामान्य शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा में जब हम ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं, क्योंकि ये दो कालों में बटा हुआ है, एक प्रारंभिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वहाँ पर जो हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था ना, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की, तो यहाँ पर हम चारों वर्णों को कहीं ना कहीं शिक्षा लेने का अधिकार था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिलता है ना। इसीलिए ब्राह्मणों ने क्या किया है, धर्म ग्रंथों में इसका कोई विवरण या जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक, प्रवेश की जब बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा का जो आरंभ है वो 5 वर्ष से ही हो जाता है, जो एक विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। तो उसी विद्यारंभ संस्कार से सभी जातियों के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाती है। अब कितने वर्ष की शिक्षा व्यवस्था हो, ये कहीं ना कहीं देखने को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, लेकिन एक राइटर हैं जिनका नाम है डॉक्टर एस ए अतलेकर, इन्होंने इसकी जो अवधि देखी है वो 6 वर्ष बताते हैं कि 6 वर्ष की जो प्राथमिक शिक्षा थी वो तय की गई थी, जहाँ बच्चों को 6 वर्ष में शिक्षा लिया जाता दी जाती थी। ठीक है, ये था। तो यहाँ पर किसी भी जाति धर्म को लेकर के शिक्षा से वंचित नहीं किया गया था, बल्कि सभी जो है जातियों के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। ये बात कहीं ना कहीं कही जाती है, तो ये बात महत्वपूर्ण है जो प्राथमिक शिक्षा के लिए कही जाती है। ठीक, उसके बाद पाठ्यक्रम क्या था, तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना और बोलना सिखाया जाता था यहाँ पर। तो बालकों को देखेंगे तो ज़्यादातर हम बात करते हैं शुरुआत की शिक्षा की, जब प्राथमिक शिक्षा की, तो पहले तो उनको उच्चारण करना, जो भी मंत्र थे, क्योंकि आप देखेंगे तो वेदों का जब अध्ययन किया जा रहा है तो वेद में क्या है, मंत्र ही है। श्लोकों के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको किया गया, तो वो मंत्र को याद कराया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था। कंठस्थ कराने के पश्चात उसका उच्चारण करवाया जाता था। ठीक है, उच्चारण करके जब उच्चारण करना सीख लेते थे, बोलना सीख लेते थे, तो उनको
ये खड़े होकर के शास्त्रार्थ भी कराया जाता था। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो मंत्रों का उच्चारण करना और उनको बोलना सिखाना। ठीक, ये और उसके साथ मंत्रों का स्मरण करना, जो उन्होंने बोला उसको स्मरण करना, और उसके बाद उनको पढ़ना, और पढ़ने के बाद लिखना भी। क्योंकि मंत्र जो है सिर्फ अगर शुरुआत देखिए, मैं ये कहता हूँ कि बच्चा चाहे वैदिक काल में पैदा हुआ हो चाहे आधुनिक काल में पैदा हुआ हो, जो उनका एक शुरुआत का जो पढ़ने का तरीका होता है वो यही होता है कि पहले उसको सुनते हैं, सुनने के बाद क्या करते हैं, बोलते हैं ना, बोलने के बाद पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद लिखते हैं। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं वैदिक काल में भी देखने को मिला है कि पहले वो क्या कर रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, उच्चारण करके फिर बोल रहा है, बोलने के बाद आप देख रहे हैं उसको स्मरण कर रहा है, स्मरण करने के बाद उसको वो लिख भी रहा है, यहाँ लिखने का भी आ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। ठीक, फिर भाषा का भी उनको ज्ञान कराया जाता था, साहित्य का भी ज्ञान कराया जाता था, और व्याकरण का भी ज्ञान कहीं ना कहीं उनको कराया जाता था। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में ये सभी कुछ सम्मिलित था। ठीक, तो आज भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो शुरुआत में जब बालकों को शिक्षा दिया जाता है तो कंठस्थीकरण पे ज़्यादातर ध्यान में दिया गया है। उस समय जो शिक्षा थी पूरी की पूरी मौखिक शिक्षा थी, पुस्तक का अभाव था, कह सकते हैं लिखित रूप नहीं था उस समय, तो पुस्तक बिल्कुल भी नहीं थे, मौखिक ही अभिव्यक्ति की जाती थी। अब वो चाहे कहानी के द्वारा, कथा के द्वारा दिया जा हो या वाद विवाद के द्वारा दिया गया हो, तो कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी मौखिक ही अभिव्यक्ति थी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर बच्चों को कंठस्थ कराया जाता था और ये बोला करके उनका उच्चारण करवा करके उसको तैयार करवाया जाता था। ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है उस समय काल की। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि हमने जो बात बताया था आप लोगों को कि जो 4 आश्रम हैं, उस आश्रम में आप देखेंगे तो चारों आश्रमों का भी एक समय तय किया गया था, जिसमें पहला आश्रम आता है आपका, तो वो आता है आपका देखेंगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भी 25 वर्ष तय किए गए थे। कितने? तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन जिएगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका कि ब्रह्मचर्य जीवन जीने के बाद तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम में जाएगा, जहाँ पर जीवन जीने की कला या जीवन जीने के लिए वो शिक्षा दिया जाएगा उसको। तो इसकी भी जो शिक्षा थी वो भी 25 वर्ष की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, या 25 वर्ष का वो समय था। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं वानप्रस्थ, तीसरा जो आश्रम आता है, तो वो जब वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो उसके लिए भी समय अवधि 25 वर्ष रहती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 25 वर्ष में वो शिक्षा दीक्षा लेता था। ठीक, फिर उसके बाद 25 वर्ष का मतलब जो समय काल टोटल मिला दिया जाए तो जो 50 वर्ष का समय काल है, पढ़ेगा, शादी विवाह करेगा, गृहस्थ देखेगा, ठीक है, बाल बच्चे पैदा करेगा। फिर उसके बाद 25 वर्ष का क्या आपका वानप्रस्थ था, मतलब अब घर त्याग करके वो कहाँ जा रहा है, जंगल की ओर जा रहा है। तो उसके लिए भी वो कितना समय है, वो 50 से 75 साल का समय है, तो 25 साल का ये समय है पूरा। तो वहाँ पर जंगल में जो है वो अपना जो भी तप व्रत ये सब सारी चीज़ें करनी है, उपासना करना है, पूजा पाठ करना है, वो करेगा। फिर उसके बाद सन्यासी जीवन ना, तो सन्यासी जीवन 75 से ऊपर कह सकते हैं, 100 साल या 100 साल के ऊपर अगर जी रहा है तो ये भी पूरा का पूरा समय अवधि फिक्स किया गया था। क्योंकि जब इस समय की बात आई कि कहाँ शिक्षा कितने समय का होना चाहिए, 6 वर्ष की अवधि तय की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये पूरा समय फिक्स है। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो था आश्रम से रिलेटेड, कितने वर्ष का पूरा आश्रम है, इसको नोट कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षा का। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे उच्च शिक्षा पे, पहले इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वैदिक युग में उच्च शिक्षा की जब बात करते हैं, जो सेकंड पॉइंट है, तो उसमें प्रवेश, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि प्राथमिक शिक्षा में क्या था कि चारों वर्णों की जब हम बात करते हैं तो उसमें चारों वर्णों को स्वतंत्रता थी शिक्षा लेने की। लेकिन यहाँ पर
उच्च शिक्षा में केवल 3 वर्णों को ही शिक्षा लेने का अधिकार था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जिक्र आता है। उन्हीं छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। छात्र सामान्य रूप से एक आप देखेंगे विद्यारंभ संस्कार जो था वो आपका प्राथमिक शिक्षा में था, लेकिन उच्च शिक्षा में जो था वो आपका उपनयन संस्कार कराया जाता था और उपनयन संस्कार कराने के पश्चात ही उनको उच्च शिक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था। अब इसके लिए अलग अलग आयु भी थी। जब हम बात करते हैं पहले ब्राह्मण की, तो ब्राह्मणों का जब उपनयन संस्कार कराया जाता था, मैं यही पे लिख दे रहा हूँ समझिएगा, ब्राह्मण के लिए जब उपनयन संस्कार कराया जाता था उच्च शिक्षा में, तो उनका जो एज होता था वो 8 वर्ष होता था। ठीक है, यही बात जब हम क्षत्रिय की करते हैं तो क्षत्रियों के लिए जो आयु थी वो कितना था? क्षत्रियों के लिए जो आयु थी वो 11 वर्ष थी। ठीक है, वही बात जब वैश्य की करते हैं तो इनके लिए 13 वर्ष में कहीं ना कहीं आपका उपनयन संस्कार करा करके उच्च शिक्षा में प्रवेश कराया जाता था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्राह्मण लोग ज़्यादा चालाक दिखेंगे, क्योंकि ये अपने बच्चों को कम उम्र में ही क्या करा रहे हैं, उपनयन संस्कार करा करके कम आयु में ही ये उच्च शिक्षा में प्रवेश दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, समझ में आया? तो यहाँ पर सिर्फ 3 वर्णों को ही शिक्षा लेने का अधिकार था। जहाँ पर हम शूद्र की बात करते हैं तो वो शूद्र को उच्च शिक्षा लेने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा। ब्राह्मणों को 8 वर्ष, क्षत्रियों को 11 और शूद्रों को 13 वर्ष। ठीक, उसके बाद है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में 2 प्रकार का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया था। एक तो था परा, जिसको हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान या विद्या की शिक्षा दी जाती थी, और दूसरा है अपरा, जहाँ पर लौकिक विद्या दिया जाता था। तो ये दोनों प्रकार की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। परा की जब हम बात करते हैं ना, परा की जब बात करेंगे तो यहाँ पर परा के अंतर्गत जो शिक्षा दिया जाता था उसमें वेद पढ़ाया जाता था, वेदांत पढ़ाए जाते थे। ठीक है, वेदांत पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो पुराण पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाया जाता था और दर्शन पढ़ाया जाता था। इन सब की जो शिक्षा थी वो परा के अंतर्गत दी जाती थी। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आध्यात्मिक विषय और साहित्य धर्म शास्त्र को भी महत्वपूर्ण स्थान था इसी के अंतर्गत। किसको? आध्यात्मिक विषय ठीक है, और किसको दिया जाता था? तो साहित्य शास्त्र को या साहित्य शाला को महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत? परा के अंतर्गत इन सब चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। किसका? वेद, वेदों पर ही कहीं ना कहीं ये वैदिक काल ज़्यादा डिपेंड रहा है। ठीक, उसके बाद वेदांत की शिक्षा, पुराण की शिक्षा, उपनिषद की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा, आध्यात्मिक विषय की शिक्षा, साहित्यशाला की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा जो पोर्शन शिक्षा दिया जाता था किसका? जो हमने लिखा हुआ है परा और अपरा ना। तो अपरा में जब लौकिक की बात करते हैं तो अपरा में जो शिक्षा दिया जाता था वो इतिहास का शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, और इतिहास के साथ साथ तर्क शास्त्र हो गया, तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। भूगर्भ शास्त्र का शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, भौतिक शास्त्र का शिक्षा दिया जाता था। ये बहुत सारी चीज़ें उस समय भी थी। लौकिक शिक्षा या लौकिक विषय की कह सकते हैं कि शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इन सब की शिक्षा अपरा
विद्या के अंतर्गत दिया जाता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। परा के अंतर्गत कौन कौन सा? परा के अंतर्गत आध्यात्मिक विद्या दिया जाता था, जिसमें वेद, आपके वेदांत, पुराण, उपनिषद ना, इन सब की साहित्यिक शिक्षा दी जाती, साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी। और अपरा के अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र और लौकिक साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत छात्र जो है पाठ्य विषय का मनन करता था, चिंतन करता था, स्वाध्याय करता था, उसको दोहराता भी था, पुनरावृत्ति करता था। ठीक है, अब जब ये मनन और उसके बाद चिंतन, स्वाध्याय, पुनरावृत्ति, शास्त्रार्थ, ये जो चीज़ें थी, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये उनको कंठस्थ एक तरीके से हो जाता था बच्चों को ना। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये तमाम जो है शिक्षण विधियां भी प्रचलित थी, जिसमें जिक्र आता है वाद विवाद का, प्रवचन का, व्याख्यान का, शास्त्रार्थ का, प्रश्नोत्तर का। ये तमाम जो विधियां थी, उन विधियों के माध्यम से भी उनकी शिक्षा चलती थी। तो शिक्षण विधि के रूप में जो आजकल हम लोग कहते थे ना एक कि प्रश्नोत्तर जो प्रविधि है या विधि है वो किसकी देन है? सुकरात को मानते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए वैदिक काल में भी प्रश्नोत्तर जो विधि है वो चल रही है। वाद विवाद जो विधि है वो आज की नहीं है, बल्कि वो वैदिक काल की में देखने को मिलता है कि वाद विवाद चल रहा है। व्याख्यान जो मौखिक अभिव्यक्ति व्याख्या के द्वारा बच्चों को दी जा रही है, उस समय भी था। शास्त्रार्थ भी कराया जाता था बच्चों को, ज्ञान देने के पश्चात उन्होंने कितना सीखा है, आपस में बच्चे शास्त्रार्थ भी करते थे, ये भी कहीं ना कहीं प्रचलन में था। प्रवचन, जिस तरीके से आज ब्राह्मण वर्ग कथा चलता है ना, कथा वाचन करते हैं, प्रवचन देते हैं, तो उस तरीके से प्रवचन भी चलता था। तो प्रवचन, इन सब विधियों का भी कहीं ना कहीं किया जाता था। ठीक है, उसके पश्चात एक और मैं लिख दे रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। पहले नोट कर ले, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब उस समय परीक्षाएं भी होती थी। ठीक है, तो वैदिक युग में मौखिक परीक्षाओं का प्रचलन ज़्यादातर रहा है, लिखित परीक्षा का कोई भी जिक्र देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि उस समय काल में जो परीक्षाएं थी वो मौखिक रूप से ली जाती थी। अब वो मौखिक रूप से आप तमाम जो शिक्षण विधियां अपना करके गुरु जो होता था वो लेता था। जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग करके उनसे परीक्षा ले ले, वाद विवाद करा करके ही परीक्षा ले सकता था, आपस में शास्त्रार्थ करा के ही परीक्षा ले लेता था उनका। ठीक है, प्रवचन करा ले, व्याख्यान करा ले, ये तमाम विधियां थी जिसके माध्यम से शिक्षा देते भी थे और उनका परीक्षा भी लेते थे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो शिक्षण संस्थाओं की अगर बात किया जाए तो संस्थाएं के रूप में आप देखेंगे तो उच्च शिक्षा देने के लिए भी संस्थाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है वो गुरुकुल का नाम आता है। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। फिर उसके बाद आपका ऋषि आश्रम का नाम आता है, वहाँ पर शिक्षा दीक्षा देने का काम किया जाता था। और टोल का नाम आता है, वहाँ पे भी दर्शन का शिक्षा दिया जाता था। और घटिका का नाम आता है, वहाँ पर भी शिक्षा दी जाने का कार्य होता था। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम आता है, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय का नाम भी आता है, जो आगे चल कर के भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। हम विस्तार से चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन ये कह सकते हैं कि संस्थाएं थीं जहाँ पर कि शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, तो ये बहुत कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान भी थे जहाँ पर उच्च शिक्षा प्रदान किया जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, उपाधियाँ कौन सी दी जाती थी? परीक्षा लेने के पश्चात उपाधियाँ भी दी जाती थी। तो वैदिक युग में जो सफल छात्र होते थे उन बच्चों को उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो कौन कौन सी उपाधियाँ दी जाती थी यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि वैदिक युग में सफल होने वाले छात्रों को उपाधि प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो बच्चे, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों का एक वेद का अध्ययन कर रहा है, अगर एक वेद का अध्ययन करेगा
तो उसके अध्ययन के लिए 12 वर्ष लगते थे। कितने? 12 वर्ष लगते थे। और जो एक वेद का अध्ययन कर लेता था बच्चा, पास कर लेता था, तो उसको उपाधि दी जाती थी स्नातक की। किसकी? स्नातक की उपाधि उसको दी जाती थी। ठीक। और कितने समय लगते थे? 12 वर्ष लगते थे। 2 वेद का जो अध्ययन कर लेता था, ना, अब इसके लिए भी कितना है? 12 वर्ष है। लेकिन अब यही हम जोड़ दे रहे हैं इसको, 12 दूना 24 वर्ष लग जाता था 2 वर्ष को अध्ययन करने में। ठीक है, तो ये भी 12 वर्ष का है एक वेद, क्योंकि 12-12 वर्ष में ही क्या है, एक एक वेदों का अध्ययन करना है। तो 24 वर्ष में 2 वेदों का अध्ययन करता था। और उसको उपाधि कौन सी दी जाती थी? तो उसको उपाधि दी जाती थी वसु की। किसकी? वसु की। ये ध्यान रखिएगा। अब उसके पश्चात यहाँ दिख रहा है कि और लिख दे, यहीं पे लिख देते हैं, 3 वेद का जो अध्ययन करेगा, कितना वर्ष हो जाएगा? वो 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और 36 वर्ष जो हो जाएगा उसको जो उपाधि दी जाती थी, वो उपाधि दी जाती थी रुद्र की। किसका दिया जाता था? रुद्र की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, अब चौथे जब वेद का अध्ययन करता था, ये आपका चौथा नंबर है ना, इसको मैं पहला, दूसरा और तीसरे जब वेद का अध्ययन करेगा, हम कर लिया, तो चौथे जब वेद का अध्ययन करेगा, ठीक, तो कितने वर्ष लगेगा? 48 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, 48 वर्ष में वो कंप्लीट करेगा। और उसको उपाधि कौन सी दी जाती थी? तो उसको उपाधि दी जाती थी आदित्य की। 10 इसे लिख दे रहे हैं, आदित्य की। ठीक है, तो ये उपाधियां भी उस समय दिया जाता था। जैसे आज के समय में उपाधियां दिया जाता है ना, कि आप प्राथमिक कर लेते हैं, 5 वर्ष का कर लेते हैं तो प्राथमिक शिक्षा की उपाधि दी जाती है। या हायर में अगर बात करें तो हायर में आप देखेंगे 3 वर्ष की शिक्षा आप कर लेते हैं, तो उसमें अगर बीए कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि दी जाती है। बोलते हैं ना कि स्नातक हो गया, तो स्नातक की उपाधि दी जाती है। उसके बाद 2 साल का आप अगर एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं तो उसमें दिया जाता है मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट कहा जाता है। और उसमें कहा जाता है आपको उपाधि दी जाती है स्नातकोत्तर की, ना, कि स्नातक के बाद स्नातकोत्तर हो गए हैं। तो ये उपाधियां आज भी दी जाती हैं, उस समय में भी उपाधियां दी जाती थी वेदों के आधार पे। तो एक बार फिर से रिकॉल करा दूं मैं कि अगर एक वेद का अध्ययन कर रहा है, 12 वर्ष में वो कर लिया, तो स्नातक की उपाधि दी गई। 2 वेदों का अध्ययन किया, इसके लिए भी 12 वर्ष है, तो 12 जुड़ेगा तो 24 वर्ष हो गया, उसको वसु बोला जाता था। 3 वेदों का जो अध्ययन करेगा, 3 वेद का करने के लिए 36 वर्ष लग जाते थे, उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। 4 वेद का अध्ययन करेगा तो उसको 48 वर्ष लग जाएंगे, उसको आदित्य की उपाधि दी जाती थी। तो यही वेदों की उपाधि के आधार पर ही आगे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग क्या किए, इसी में आदित्य, उपाध्याय, तिवारी, पंडित, फलाना सब धीरे धीरे बढ़ते चले गए। ठीक, समझ में आया? अब उसके पश्चात हम लोग प्यारे बच्चों वैदिक कालीन शिक्षण की विधियों पर चर्चा करेंगे। एक एक विधि जो हमने उस समय बताया, आपको नाम जिक्र कराया, एक एक विधियों पे चर्चा करेंगे और विद्यालयों पे चर्चा करेंगे, कौन कौन संस्थाएं थी और क्यों प्रचलित थी। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। कल हम लोग शिक्षण विधियों पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। जो भी चीज़ें नहीं आएंगी समझ में आप पूछ लीजिएगा।